प्रो ऑथर थे। इन्होंने किताब को लिखा, अंग्रेजी में ये किताब अमेजोन वगैरह पर अवेलेबल है और बहुत अच्छी किताब है इस केस को समझने के लिए और इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से एजेंसी हमारे देश में काम करती है और मुस्लिम नौजवानों को फंसाती है। और ये बहुत हैरत की बात है कि जिसने ब्लैक फ्राइडे लिखी है उस ऑथर के कहने पर इन दो ऑथर ने वो किताब लिखी। हुसैन जैदी, उन्होंने ब्लैक फ्राइडे नाम की किताब लिखी थी। 1993 का जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये किताब लिखी गई थी। तो मैं कह रहा था कि 6 मिनट में 7 बम धमाके होते हैं और उसमें 188 पर्सन्स हलाक होते हैं। पहले वो फिगर 187 का था, बाद में एक शख्स उसमें कोमा में रहा, 8 साल कोमा में रहा करीब करीब। 8 साल के बाद उस शख्स की हलाकत हुई और प्रोसिक्यूशन ने उसकी डेथ सर्टिफिकेट लाकर जमा की और बताया कि साहब इसके अंदर 188 लोग हलाक हो चुके, इंतकाल कर चुके और इसमें 817 लोग फट चुके थे और भी कई उसमें जो नुकसान हुआ था। पहले ये तफ्तीश रेलवे पुलिस को दी गई, लेकिन रेलवे पुलिस के बस की बात नहीं थी, इसलिए तफ्तीश बाद में जो है एटीएस को दी गई और सीबीआई और जो है क्राइम ब्रांच भी साथ साथ अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन चूंकि एक साल कुछ दिन पहले जो एटीएस को बनाया गया था और खास तौर से इस तरह के जो केसेस है टेररिज्म से रिलेटेड उसकी तफ्तीश के लिए ही बनाया गया था, इसलिए ये केस जो है एटीएस को दिया गया। एटीएस ने बड़ी मेहनत की, जितनी वो मेहनत कर सकती थी, जितनी उनकी सलाहियत थी, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 7 जो बम रखे गए थे वो सातों के सातों फट चुके थे। कोई भी बम जिंदा हालत में नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला और इतने पावरफुल बम थे कि जिस चीज में भी रखे गए थे वो सारी चीज और आसपास की चीज को लेकर वो फाड़ चुके थे। इसलिए जब कोई क्लू नहीं मिला तो उनको ओरिजिनल एक्यूज नहीं मिले। जब ओरिजिनल एक्यूज नहीं मिले तो अब वो क्या करते, या तो वो ये कहते कि भाई हमको ओरिजिनल एक्यूज नहीं मिल रहे और ये केस जो है अनसॉल्व है, इसको तफ्तीश करने में टाइम लगेगा। बहरहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है केस को बंद करना था, इसलिए हम जैसे बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया और 1-2 नहीं 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया। किसी को बंबई से, किसी को कलकत्ता से, किसी को जो है बिहार से और किसी को जो है दूसरे स्टेट से। और ये बताया गया कि ये 13 लोग और वांटेड 15 लोग और इस केस में 2 लोग हलाक हो चुके हैं, वो 2 लोग, टोटल 30 लोग हैं जिन लोगों ने मिल करके इस केस की साजिश की और 1999 से 2006 के दरमियान ये साजिश कर रहे थे और जिसमें जो है सीबी भी इन्वॉल्व थी, लश्कर तैयबा भी थी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने इस तरह का क्लेम किया। पहले दिन से हम ये बात कह रहे थे कि ये केस जो है हम पर गलत बनाया गया। मजिस्ट्रेट को कह रहे थे, सेशन कोर्ट को कह रहे थे, लेकिन कोई भी कोर्ट जो है इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। पुलिस ने किस तरह से टॉर्चर किया और हमारी पुलिस किस तरह से टॉर्चर करती है, मेरी किताब में उसको मैंने बहुत तफसील से जिक्र किया है और यही टॉर्चर है जिसकी वजह से कन्फेशनल स्टेटमेंट मार मार के रिकॉर्ड किया गया या उस पर दस्तखत ली गई। और एनसीओसी एक्ट आप जानते हैं, टाडा, कोटा और मोका और अभी उन सब की जो है सबसे बड़ी मां यूएपीए, यूपा, ये सारे सेक्शंस, सारे प्रोविजंस यूएपीए के अंदर डाल दिए गए हैं। टाडा खत्म हो चुका है, रिपील किया जा चुका है, कोटा भी रिपील किया जा चुका है, लेकिन ये सारे प्रोविजन जो है इसमें डाले गए। वो मोका भी लगाया गया, यूएपीए भी लगाया गया। एक ही क्राइम में एक ही क्राइम को डील करने के लिए 2 एक्ट लगाए गए। इसको हटाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जो कानून ये कहता है कि अगर एक ही क्राइम के लिए 2 कानून बनाया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और एक स्टेट गवर्नमेंट का कानून है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के कानून को हटा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अजीब व गरीब जजमेंट दिया और वो दोनों कानून हम पर रहे और दोनों कानून के तहत जो है मुकदमा चलता रहा। स्पीडी ट्रायल, इस केस में स्पीडी ट्रायल कभी भी नहीं रहा। यह केस ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल करके इसका फैसला आ जाना चाहिए था। 2006 का केस है, 2007 में केस का फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन 9 साल तक के ये ट्रायल चलता है
और 2015 में इसका जजमेंट आता है। जजमेंट क्या है आपके सामने है, एक प्रोवाइजर बरी किया गया। क्यों किया गया, मैंने बार बार इसकी तफसीलात रखी है, कोर्ट में इसका कोई कमाल नहीं है। 12 लोगों को सजा दी गई, 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई और 7 लोगों को लाइफ की सजा दी गई। क्यों दी गई है ये भी मैंने बार बार रखा है, सिर्फ और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर। और कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है टॉर्चर करके दिया गया है, ये मैंने बार बार आपको एक बात कही है। और हमारे एक्यूज पर्सन ने भी जो कोर्ट के अंदर लिख कर कई बार लिख करके दिया है। स्पीडी ट्रायल के दौरान भी नहीं अपनाया गया। और स्पीडी ट्रायल क्या है, ये हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो है हर वो शख्स जो किसी केस में अगर पकड़ा गया है उसका राइट है कि स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द उसका फैसला किया जाए केस का। लेकिन 9 साल तक के वहां फैसला नहीं किया गया और अभी जो है करीब 17-18 साल होने आ रहे हैं, अभी भी जो है फैसला नहीं हुआ है और ये जो है पेंडिंग है। फांसी की सजा में जो लोग 5 लोग अंदर है, इनकी फोटो भी छपी हुई है। एक शख्स इंसाफ को तरसता रहा और जेल में उसकी मौत हो गई। कोविड के दौरान कमाल अहमद वकील अहमद अंसारी की कोविड के दौरान मौत हो गई। उसको बरवक्त ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको बरवक्त उसके घर वालों से कोई राहत नहीं मिली। उसकी बूढ़ी माँ बिहार से चलते हुए नागपुर चल गई कि अपने बेटे को देख ले, एक बार जो है उसको मुलाकात करके बात करके उसको किसी दवा किसी चीज की जरूरत है, लेकिन उस बूढ़ी माँ को मिलने तक नहीं दिया गया। और जब कमाल मर गया, इसका इंतकाल हो गया, तो कहा गया कि आप जो है पैसा जमा करो और अपने बेटे की लाश लेकर चले जाओ। उस बूढ़ी माँ ने जो है उसी जगह पर उस बेटे की जो तदफीन की, अकेली गई वो, वहां कुछ हमारे दोस्त अहबाबों ने मिलकर तदफीन की और आ गए। कमाल अहमद इस जुल्म और सितम के केस के तहत शहीद हो गए, इंतकाल फरमा गए, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जो दीगर 2-4 लोग हैं जो फांसी की सजा में है, वो दोहरी सजा भुगत रहे। दोहरी सजा इसलिए, एक तो ये कि वो फांसी में है और दूसरा ये कि ये जो डिले चल रहा है ट्रायल का या अपील का, ये उनके लिए जो है और ज्यादा जो है खतरनाक होता जा रहा है। लंबे अरसे तक जिस केस की सुनवाई नहीं होती है वो जो है परेशान रहता है। और शेडो ऑफ डेथ, बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में लिखा है, शेडो ऑफ डेथ। एक तो ये कि इंसान मर जाए और एक तो ये कि उसको मरने का खौफ हो, मरने का उसको जो है डर हो कि क्या न जाने कब जो है फैसला आ जाए और मुझे जो है फांसी की सजा पर चढ़ाया जाए। तो ये पिछले 8 सालों से। इसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जजमेंट है, जिसका नाम है माधव मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें एक शख्स को फांसी की सजा दी गई थी, डिले हुआ, 7 या 8 साल का डिले हुआ। सिर्फ इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया, मुंतकिल कर दिया। हालांकि सारे शवाहिद, सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन चूंकि डिले हुआ है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए उसकी मौत की सजा को खत्म कर दिया गया। हमारे केस के अंदर 8 साल से जो है नाइंसाफी हो रही है, डिले हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि जमीयत उलमा कोशिश नहीं कर रही, जमीयत उलमा अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट का कोई जज इस बात की जरूरत नहीं कर रहा है कि इस केस को लेकर के सुनवाई शुरू की जाए। बल्कि बात जजों ने लिख कर दिया है, नॉट बिफोर मी, हमारे सामने ये केस मत लेकर आओ, हमारे सामने ये केस मत चलाओ। क्या रीजन है? कोई मेंशनिंग नहीं। तो ये केस जो है पिछले 8 सालों से जो है पेंडिंग है। यही नहीं बल्कि कैद के अंदर जो लोग अभी सजा भुगत रहे हैं उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा। आपको मैं बताऊं, 2 इस केस के कैदी हैं, साजिद अंसारी और एहतशाम सिद्दीकी। ये दोनों कैदी लॉ करना चाहते हैं। हमारे वहां समाज में और अदालतों में वहां बहुत सारे फैसले हैं कि पढ़ने दिया जाए, कैदी को इजाजत है पढ़ने दो, लेकिन इनको ट्रायल कोर्ट ने लॉ पढ़ने की इजाजत दी, बाद में इनको जबरन रोका गया, इनको इम्तिहान गाह पहुंचने नहीं दिया गया और यह शर्त लगाई गई कि अगर आप इम्तिहान गाह पहुंचना चाहते हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं, तो आपको जो है 25 से 30 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए कैदी कहां से देगा, जो पिछले 17-18 सालों से जेल में कैद है, जो कमाने वाला था घर का और वो खुद ही जेल के अंदर है। तो ये दोनों भाई हूँ, जलगांव से पूना का सफर करके नहीं आ सकती हूँ,
मैं गुर्बत में हूँ, मेरी बात कराई जाए। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपके बेटे से बात नहीं कराई जा सकती। हालांकि इसी महाराष्ट्र में फांसी वाले कैदियों को उनके रिश्तेदारों से रेगुलर बात करने दी जा रही, 15 दिन में एक बार बात कर सकते, लेकिन इनको नहीं दी। एक दूसरी बूढ़ी माँ है जो बिहार में रहती है, जिनके 2 जवान बच्चे इस केस में जो है फंसाए गए हैं, फैसल शेख और मुजम्मिल शेख। इन दोनों की बूढ़ी माँ ने भी जो है अप्लाई किया, इन अप्लाई को भी रिजेक्ट किया गया, इनसे बात करने नहीं दी जा रही। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए कानून का कैसा दोहरा पैमाना है, किसी के साथ कुछ और होता है, किसी के साथ कुछ और होता है, और किस तरह से इस केस के अंदर जो है नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। इस केस में एक अभी आरटीआई के जरिए खुलासा आया, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा है, और ये पहली बार मैं किसी पब्लिक मीटिंग में बयान कर रहा हूं। इस केस में अब्दुल रज्जाक नाम के एक शख्स को एटीएस ने मुलजिम बनाया। एटीएस का कहना है कि अब्दुल रज्जाक नामी शख्स जो है हैदराबाद में रहता था, और 2006 में उसने जो है कच्छ बॉर्डर से कुछ पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान लाया, और वहां से जो है बम्बई लाया, और यहाँ पर जो है उन लोगों ने जो है बॉम्ब मेकिंग की और बॉम्ब प्लांट किया, और उसके बाद जो है सिर्फ पैसेज दे करके उन सबको जो है वापस पाकिस्तान आई, क्योंकि मैटर ही सुनाई नहीं दिया। प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूशन कर रहा है, जुल्म और सितम कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ये बात की है कि प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस केस में बना गया है। अजीज भाइयों, आज हम फिर ये मुतालबा करते हैं कि इन बेगुनाह भाइयों के साथ इंसाफ किया जाए। हम फिर हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई की जाए, और हम सिर्फ अपील यहाँ पर बैठ के नहीं कर रहे, हमारी पता नहीं आवाज बहुत कमजोर है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हम आज एक पिटीशन, लेटर पिटीशन हमने बनाई है, और तमाम रिश्तेदारों ने मिल करके इस पर जो सिग्नेचर की है, और हमने आज ही ये लेटर पिटीशन फाइल की है। इसकी कॉपीज मेरे पास है, जिस किसी को चाहिए वो ले सकता है, मीडिया पर्सन। और हम कल एडवोकेट मोहम्मद बहारुद्दीन के जरिए एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में लगा रहे हैं, जो वकील साहब से मेरी बात हुई और इस हॉल में मौजूद है। रिट पिटीशन हम हाईकोर्ट में लगा रहे हैं कि अर्ली हियरिंग की जाए, और 6 महीने के अंदर जो इस केस का फैसला दिया जाए। जुल्म बहुत हो चुका, सितम की सियारात बहुत बढ़ चुकी, अब जो है बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। 18 साल मामूली वक्फा नहीं होता, बहुत बड़ा वक्फा होता है, और बेगुनाह होते हुए इस केस के अंदर, सजा के अंदर जो कैदी परेशान है, उनके साथ जो है फिर इंसाफ किया जाए और उनको रिहाई दी जाए। इसी मुतालबे के साथ और इसी अज़्म और हौसले के साथ हम यहाँ जमा हुए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेहमानान का, रिश्तेदारों का, जो यहाँ पर आए हैं और अपनी बात रखने वाले। तो मैं अपनी बात यहाँ पर मुख्तसर करते हुए सिर्फ इस दुआ के साथ खत्म करता हूँ, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिले कि अल्लाह ताला जो है इन तमाम भाइयों को जो है बहुत जल्द जो है रिहा करे और हमारे साथ जो है खुशियों में शामिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। भाई मेरा समीर अहमद है, जिसका मैं बड़ा भाई हूँ, और आज उस केस को लगभग 18 साल हो चुके हैं, मगर अब तक कोई भी रिलीफ भाई को नहीं मिला। और इसी दौरान हमारे वालिद मोहतरम, हमारी अम्मी हमें छोड़कर इस जहां से कूच कर गए, और 9 साल के इद्दत जो कि केस का फैसला आया, उतना इंतजार करने के बाद भाई की अहलिया भी बेचारी जा चुकी, तो इस उम्मीद से बैठी थी कि शायद आज वो आ जाए, कल आ जाए, मगर 9 साल के बाद जब उसको सजा सुनाई गई तो वो भी बेचारी चली गई। तो ये जो सितम 18 साल से हो रहा है, आज तक कोई रिलीफ नहीं है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सारे केस के बारे में अब्दुल वाहिद भाई बहुत साफ साफ बता चुके हैं। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस केस को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और हमको इंसाफ मिले। शुक्रिया। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं एक साफ एकदम डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ कि डॉक्टर तमीम को उस वक्त अरेस्ट किया गया जब वो ऑन ड्यूटी साउथ सिटी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे थे, उस वक्त उनको अरेस्ट करा। और जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था उस वक्त भी वो ऑन ड्यूटी साउथ सिटी हॉस्पिटल में ही थे। तो पुलिस ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनका कि आप जो इधर से ऑपरेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, तो बोला गया कि ठीक है, अगर वो इधर से ऑपरेट करें तो उनका फ़ोन या मोबाइल चेक किया जाए, CDR कराया गया। ऐसे ही एक केस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंडियन एक आदमी था, उसको ब्लास्ट में पकड़ा गया था, उसी मोबाइल के बेस पर उसको रिहा कर दिया गया। तो यहाँ पर इंडिया में खुशी मनाई गई। लेकिन जब यही डॉक्टर
अपनी अपील में ये कहता है कि मुझको भी मोबाइल की बुनियाद पर रिहा करो, तो उनको ये चांस नहीं दिया जाता है, जबकि सीबीआई में पूरा क्लियर है कि वो उस वक्त उस स्पॉट पे मौजूद नहीं थे। मैं एहतसाम सिद्दीकी का चाचा हूँ, हमारे खालाजाद भाई के लड़के, और वो अभी नाला सुबारा में उनका ऑपरेशन हुआ, कुछ एक महीना हो गया है। पैर का दोनों घुटने का खराब हो चुका है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है, दोबारा हुआ है, और उनके घर की हालत अच्छी नहीं है। पर वो यहाँ आए, वो नहीं आ सके, मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैं एहतसाम सिद्दीकी से मुलाकात भी कर चुका हूँ जेल के अंदर। वहाँ पे मतलब कोर्ट में आते थे तो मैंने पूछा भी बेटा तुझे ऐसा कुछ में इंक्लूड है क्या? उन्हें नहीं चाचा, कुछ नहीं, हम लोग सब निर्दोष हैं। लेकिन क्या है, आपको वहाँ पर जेल के अंदर जेलर भी बोलता है कि हम जो है हमारे ऊपर से प्रेशर है, हमको सब पता है कि तुम लोग बेकसूर हो। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो बच्चे के लिए, सब बच्चों के लिए जो है रिहाई के लिए कोशिश की जाए सबके लिए। बाइसब बरी होकर आए तो इत्तेफाक से मैं वहाँ इंचार्ज हेड मास्टर हुआ करता था। सर आए, उनके लिए बहुत तकलीफ करनी पड़ी। आप यकीन जानिए, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग जाते थे उनकी फाइल लेकर, तो आहिस्ता आहिस्ता बात फेमस हो गई, तो वो लोग आपस में इनको आतंकवादी के नाम से पुकारने लगे। एक मर्तबा मैंने किसी दो लोगों को बात करते हुए ऐसे सुन लिया, तो मैं उनसे उलझ पड़ा। मैंने कहा आपने उनको क्या कहा? तो बोले वही आतंकवादी है ना, बॉम्ब ब्लास्ट केस में छूट कर आए हुए। मैं बहुत बरसा वही ऑन द स्पॉट जाकर डिप्टी डायरेक्टर से कंप्लेन किया कि साहब ये इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बात करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने इनको बुलाकर डांटा फटकारा। तो इस तरह जो लोगों के रवैयों में तब्दीली आ जाती है, यहाँ तक कि चंद एक मामला ऐसे हो जाते हैं कि उनके रिश्तेदार, उनके साथी बराती भी कुछ अजीब सी नजरों से देखे जाने लगते हैं। मगर यकीन जानिए, इन्होंने जितनी भी बातें आकर बताई इन बेगुनाहों के ताल्लुक से, जिस अंदाज में वो हमसे बैठ के बताया करते थे, रोंगटे खड़े जाते थे और आंख से आंसू जारी हो जाता था सिर्फ सुनकर। तो जिनके ऊपर बीती होगी और आज भी जो सोहबतें उठा रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उनके हक में बिलखुसूस दुआएं किया करें कि अल्लाह, क्योंकि बेशक वही बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो आपकी दुआएं रद्द नहीं करेगा।